राइट। सो व्हेन आई स्टार्ट विद कंपनी अकाउंट्स, मेरा सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कंपनी अकाउंट्स के शुरुआत में हमें कुछ खास बातें नजर आएंगे। सबसे पहले मुझे नजर आएगा समथिंग कॉल्ड एज द बेसिक थ्योरी। ठीक है, बिकॉज कंपनी इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट पर्सन, एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका नेचर ही अलग है। इसलिए सबसे पहले हमें जान पहचान करना है कंपनी होता क्या है। ठीक है, सो बेसिक थ्योरी के बाद कंपनीज एक्ट का रोल, कंपनीज एक्ट रोल। ठीक है, मैंने देखो, अब शुरुआत में मैं जनरली ये बात कवर करता हूं कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के भी दोस्तों कुछ कानून कायदे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग सब अपने मर्जी से जैसा चाहे वैसा करे, नो, देयर आर सम रूल्स। जब मैं रूल्स की बात करता हूं तो रूल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ईदर द रूल्स आर स्पेसिफिक, और द रूल्स आर जनरल। ठीक है, कोई भी कानून देख लेना, हर कानून में ये चीज आपको नजर आएगा, देयर विल बी स्पेसिफिक लॉ मेड और देयर कैन बी सम जनरल लॉ मेड। जनरल थिंग इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, स्पेसिफिक इज एप्लीकेबल टू सिलेक्टेड पीपल। बराबर? तो जब भी आपके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है तो यू शुड ऑलवेज प्रेफर दैट स्पेसिफिक लॉ ओवर द जनरल। द स्पेसिफिक लॉ इज प्रेफर्ड ओवर द जनरल लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। हमने क्लास में एक रूल बनाया, ठीक है, अज्यूमिंग कि मैं सब लोगों के शक्लें देख पा रहा हूं, सब लोग, हम लोग फिजिकल क्लास ले रहे हैं राइट नाउ, ऐसा अज्यूम करते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, सो मैंने क्लास में रूल बनाया। क्या रूल बनाया कि क्लासरूम के अंदर अगर आप आ गए तो आपके हाथ में मोबाइल फोन एंटर नहीं है, आप मोबाइल फोन अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये रूल बनाया। ओके, राइट नाउ मैं ये रूल बना नहीं सकता क्योंकि कुछ लोग तो अभी मोबाइल फोन में ही देख रहे होंगे। ठीक है, सो ये मैं अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन मान लो कि अगर हमारा फेस टू फेस क्लास हो रहा होता, ठीक है, तो वहां पर सपोज मैं ऐसा कह रहा हूं कि मोबाइल फोन आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, जनरल रूल बना दिया मैंने सबके लिए दैट द मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड। लेकिन यहीं पे अगर कभी मान लो कि मैंने ही आपको कहा कि एक काम करो यार, चलो हम लोग ना आईसीआई की वेबसाइट में जाते हैं और वहां पे जाके ये सो एंड सो चीज चेक करते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाते हैं, वहां पे जाके ऐसा ऐसा कुछ चेक करते हैं, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, या कोई गूगल ही करने बोल रहा हूं, सपोज लेट्स गो फॉर अ बिट ऑफ गूगल। ठीक है, तो अगर मैंने ही आपको कहा तो आप डेफिनेटली मोबाइल फोन यहां पे यूज करोगे। तो बात को समझो, जनरल रूल वॉज कि मैं आपको मोबाइल फोन अलाउ नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहीं पे मैंने आगे चल के जब स्पेसिफिकली आपको कहा कि आज की क्लास में ये सो एंड सो पर्पस के लिए मोबाइल फोन इज अलाउड, तो तब के लिए मोबाइल फोन विल बिकम अलाउड। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, जनरली you might make some rules, but you might also make some specific rule, and generally the specific rules will override the general rules. ठीक है, तो अकाउंटिंग में भी ऐसा ही कुछ होता है। जनरल कानून कायदे ऑफ अकाउंटिंग बोले तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा होगा आपने, स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, ये जनरल कानून कायदे में आते हैं, जनरली एप्लीकेबल टू एवरीवन। लेकिन स्पेसिफिक कानून कायदे भी होते हैं। स्पेसिफिक कानून कायदे आर यूजुअली समथिंग इन द फॉर्म ऑफ एन एक्ट। ठीक है, तो आप लोग जब पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ते हो यू रेफर टू द पार्टनरशिप एक्ट। आप अभी कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, यू विल बी रेफरिंग टू द कंपनीज एक्ट। तो ये जो लॉ है ये स्पेसिफिक लॉ है, स्पेसिफिकली मेड फॉर सम पीपल। ठीक है, तो अब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं तो मुझे कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग मैटर्स में कहां कहां इंटरफेयर करता है, क्या क्या बातें कहता है, ये भी देखना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मुझे ये तो देखना ही है, बिल्कुल जनरल लॉ तो अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट क्या कहता है इसे भी देखना है। ठीक है, और एक बात, मान लो कहीं पे जनरल और स्पेसिफिक दोनों में डिस्प्यूट आया, कहने का मतलब हम लोग जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स या नॉर्मल स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं
उसके मुताबिक कोई एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहीं लिखा हुआ है जो हम जानते हैं कि ऐसा ऐसा किया जाता है। लेकिन कंपनीज एक्ट वहां पर आके कुछ और कहता है, ठीक है। तो जब ऐसा कोई डिस्प्यूट आया तो क्या किया जाएगा? तो इसमें देखो कैसा है, कुछ कुछ जगह पर एक्ट ने क्लियरली ये बोला हुआ है, कंपनीज एक्ट के सेक्शंस में क्लियरली ये बोला हुआ है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, इन केस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन क्या किया जाएगा, ठीक है। ऐसा कहा गया है, जहां कहा गया है वहां पे तो वैसे ही करेंगे। मतलब अगर एक्ट स्पेसिफिकली कहता है कि यार इधर मैं कुछ कह रहा हूं, मैं ए कह रहा हूं, यहां पे बी लिखा हुआ है, मैं ए कह रहा हूं, जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप बी को फॉलो करेंगे या आप ए को फॉलो करेंगे। अगर ऐसा कह दिया है तो हम वैसे ही करेंगे जैसा कह दिया, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, इफ सपोज अबाउट एनी मैटर देयर इज नथिंग क्लैरिफाइड, कुछ क्लियरली बोला नहीं है, तो ऑलवेज रिमेंबर स्पेसिफिक प्रोविजंस विल ओवरराइड ओवर जनरल प्रोविजंस, ठीक है। इन दैट केस आप वही फॉलो करेंगे जो स्पेसिफिकली एक्ट में लिखा है, ठीक है। सो दोस्तों, जब मैं कंपनी के अकाउंटिंग की बात करता हूं तो कंपनी एक अलग पर्सन हो गया, तो क्या अकाउंटिंग भी शुरुआत से अलग है? यार इनका ना जर्नल लेजर भी कुछ अलग ही होता होगा, परचेज सेल कुछ अलग ही होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, इनका भी जो बेसिक अकाउंटिंग है दैट रिमेन्स द सेम। दे आल्सो मेंटेन द सेम प्राइमरी बुक्स, सेम लेजर, ठीक है। परचेज करने पे जैसे बाकी जन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर करते हैं, ये भी वही करेंगे। ये भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे, ये भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ये भी फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे मतलब ये भी ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट्स ये भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले कंपनीज एक्ट का इंटरफेरेंस है इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमें यहां पर सीखना होगा कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक प्रेजेंटेशन कैसा होता है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न, ठीक है। पहली बात, ठीक है, ये तो एक हो गया, प्रेजेंटेशन मुझे देखना है, प्रेजेंटेशन कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट का जो रोल है वो है कुछ कुछ एरियाज में, यानी कुछ कुछ सेक्शंस है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ खास बातें मुझे बताते हैं। जैसे अगर मैंने ये कुछ अमाउंट कलेक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, देन आई हैव टू चार्ज इट, आई हैव टू रिकॉर्ड इट इन सो एंड सो अकाउंट, और वो जो पैसा मेरे पास कलेक्ट हुआ है उसका एक लिमिटेड यूज है, उसको मैं कैसे भी अपने मर्जी से यूज नहीं कर सकता, उसे लिमिटेड पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, वो कहां कहां यूज हो सकता है, ऐसे कुछ खास बातें कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं, ये हमें याद रखना है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज, ओके। प्रेजेंटेशन मतलब क्या? पहले ये आएगा, बाद में ये आएगा, बाद में ये आएगा, या देयर आर 10 to 12 ग्रुप्स, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर आइटम आया तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू मेमोराइज। ये चीज याद करने वाला काम है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कंपनीज एक्ट का रोल। और तीसरा जो दिख रहा है, वो तीसरा हमें देखना है कि अकाउंटिंग के तरीके में व्हाट इज डिफरेंट, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, द बेसिक अकाउंटिंग रिमेन्स द सेम, बेसिक अकाउंटिंग सभी का एक ही समान है, ठीक है। बट इन एवरी सिंगल डिफरेंट कंसर्न देयर विल बी समथिंग दैट इज डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्टनरशिप पढ़ के आए हो, राइट। पार्टनरशिप में भी बेसिक अकाउंटिंग तो वैसे ही होता है, बेसिक अकाउंटिंग में फर्क नहीं पड़ता, है ना। बेसिक अकाउंटिंग हो जाने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट तक भी फर्क नहीं पड़ता, पीएनएल के बाद से शुरू होता है डिफरेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज दैट डिफरेंट? यू मेक द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। यहां एक से ज्यादा ओनर है, इसलिए आप हर एक ओनर्स के, हर एक पार्टनर्स के अकाउंट मेंटेन करते हो। वो अकाउंट में भी हो सकता है फिक्स्ड मेथड फॉलो करो, हो सकता है फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करो, तो उनका कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, गेटिंग मी? यही चीजें आपने पढ़े। आपने शुरुआत कहां से किया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, आपने देखा कि कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट कब बनता है, क्या होता है वहां पर, है ना। और वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के एलिमेंट्स के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, लाइक सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बराबर। सो
व्हाट डिड यू लर्न इन पार्टनरशिप? आपने परचेस सेल की जर्नल एंट्री नहीं सीखे वहां पे, क्योंकि वो सेम है, वो अलग नहीं है। आपने देखा कि व्हाट इज डिफरेंट, सेम थिंग वी विल बी डूइंग इन कंपनीज। तो कंपनीज में वही वही सिंपल ट्रांजैक्शन, जैसे ये भी गुड्स परचेस कर रहे हैं, एक कंपनी भी तो परचेस कर सकता है गुड्स, ठीक है। तो वहां पे मैं वो जर्नल एंट्री नहीं बताने वाला, क्योंकि दैट विल रिमेन सेम। सो हमें यहां पे क्या देखना है, व्हाट इज डिफरेंट, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन की जब हम अकाउंटिंग देखते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन का इस एरिया में डिफरेंस कुछ ना कुछ जरूर आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल, कंपनी का कैपिटल, सबके एनपीओ का कैपिटल, सबके कैपिटल में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, ठीक है। तो हमें मेनली यहां पे इस बात पे फोकस करना है। दूसरा, कंपनी कुछ अलग अलग फॉर्म्स में भी फंड्स रेज कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल दे कैन आल्सो रेज फंड्स इन द फॉर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये अलग क्या होता है डिबेंचर्स के इशू में, क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स एंड ऑल। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट आर डिफरेंट इन केस ऑफ कंपनी। तो हमें ये डिफरेंट चीजों की ही अकाउंटिंग सीखना है, ठीक है। सो दोस्तों, हमारा जो मेन एरिया है वो ये है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने के चांसेस इसी एरिया में से, ओके। बट यस, मॉड्यूल अपने सीक्वेंस में जाता है, इसलिए मेरा सबसे पहला रिक्वायरमेंट, सबसे पहले तो ऑब्वियसली बेसिक थ्योरी से शुरू हुआ है। ये बेसिक थ्योरी में से व्हाट आई विल डू इज, मैं यहां पे दो हिस्सों में से डिवाइड करता हूं। एक हिस्सा वो है जो अकाउंटिंग के लिए काम का है, क्योंकि आपको उस चीज का मतलब मालूम होना चाहिए। इफ यू डोंट नो द मीनिंग तो फिर आपको कहीं ना कहीं तकलीफ जाएगी। तो कुछ थ्योरी ऐसा है जो पढ़ना जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर अ फ्यू थ्योरी जो नॉलेज ओरिएंटेड है, ठीक है। दीज आर प्योर थ्योरी, ओके। ये कैलकुलेशंस में कहीं इफेक्ट नहीं करने वाले, ठीक है, बट यस यू शुड नो अबाउट इट। तो ऐसे दो तरह के थ्योरी हमें दिए हुए। सो नाउ आई विल आस्क यू गाइस, एक एक करके आगे बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे, और ये आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। इन क्वेश्चंस में अगर मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया तो फिर थोड़ा कम, और अगर मुझे आंसर नहीं मिला देन इन दैट केस आई विल मूव ऑन टू अ बिट डिटेल, ठीक है। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, डू यू गाइज ऑल अंडरस्टैंड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज शेयर्स? क्या ये सबको समझता है? मुझे बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स? अगर आपको आइडिया है, आई वांट टू नो योर इंटरप्रिटेशन, योर वर्जन ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स। स्मॉल यूनिट्स ऑफ शेयर, ओके, पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, अ लिटिल बिट ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर्स दे रहे हो आप लोग। कंपनी स्मॉल ओनरशिप के फॉर्म में पैसा, पैसा क्या लिखा है, रेसे करती है, रेज करती है, ओके, रेज करती है, हाँ, सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर इन कैपिटल, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक मिनट, मैं ना एक स्लाइड दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। अरे भाई, नहीं, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट रुको।
हम्म अरे यार, ओके चलो, आप लोगों ने जो जवाब दिए हैं, दीज आर वेरी सेटिस्फैक्टरी आंसर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, अगर शुरुआत से मैं शुरू करूं, सो कंपनी इज अ सेपरेट काइंड ऑफ एंटिटी दैट इज क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस इन डूइंग बिजनेस। ठीक है, जब मैं बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस में होता यह है कि दिमाग लगता है बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए मुझे पैसा लगता है, ठीक है, मुझे एक्टिवनेस लगता है बिजनेस में, तो ये सब चीजों की सख्त जरूरत पड़ती है, बराबर। जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि एक अकेला बंदा तन्हा सोल बिजनेस किया करता था, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, जिसमें वो अपना अकेले का दिमाग लगाता था, अकेला पैसा लगाता था, तो अकेला तन्हा आगे बढ़ता था, है ना। सो धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट जब हुआ तो लोगों ने कहा कि एक जन बिजनेस करने की जगह अगर ग्रुप में आके बिजनेस करे तो दैट विल बी बेनिफिशियल, तो वहां पे ग्रुप बिजनेस की बात शुरू होने लग गई। तो ग्रुप बिजनेस में जैसे आपने पार्टनरशिप देखा, पार्टनरशिप में आपने देखा कि ग्रुप ऑफ पर्संस केम टुगेदर, ओके, एंड दे वर डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस, इनका इंटेंशन सबका एक था, है ना। तो उस तरह से एक बिजनेस कंटिन्यू होने लगा, यहां पे एक से ज्यादा जनों के दिमाग भी लगने लग गए और एक से ज्यादा जनों के पैसे भी लगने लग गए, और जो फायदा होता था वो उसका बंटवारा, एप्रोप्रिएशन होने लगा अमॉन्ग्स्ट एवरीवन। ठीक है, बंटवारा एज इट इज एप्रोप्रिएट, ठीक है, तो वैसा एप्रोप्रिएशन होने लग गया, बराबर। ओके, अब इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हमारे सामने आए। क्या ड्रॉबैक सामने आए कि भाई अगर पार्टनरशिप कर रहे हो तो यहां पर लाइबिलिटीज, जो हर एक पार्टनर का लाइबिलिटी है, दैट इज अनलिमिटेड। उस जमाने में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था, तो ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब एलएलपी नहीं था, जब सिर्फ पार्टनरशिप फर्म था, तब लाइबिलिटीज वाज अनलिमिटेड। एंड इसको लेके लोगों का कंसर्न होने लगा कि यार कुछ अगर इधर उधर गड़बड़ हो गया तो मेरे को तो यार घर के बर्तन भांडे वगैरह सब कुछ बेचने पड़ जाएंगे, क्या करूंगा मैं, है ना। सो एज अ रिजल्ट इन्वेंशन हुआ था ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ बिजनेस कॉल्ड एज अ कंपनी। ठीक है, कंपनी को अगर मैं देखूं तो दिस वर्ड वाज डिवाइडेड यूजिंग टू डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, सो ये दो वर्ड्स जो है, ये वर्ड्स की मीनिंग क्या है। ठीक है, सो पहला, कंपनीज का सबसे पहले कम का मतलब होता है टुगेदर, एंड पनीज का मतलब होता है ब्रेड। सो दिस कॉन्सेप्ट का जो डेवलपमेंट हुआ था, दिस वाज बेसिकली फ्रॉम आर्मीज, मिलिट्री के सोल्जर्स एंड ऑल, या ट्रेड करने वाले लोग, वो लोगों के केस में यहां पर इस वर्ड का जन्म हुआ था कि इफ यू आर हैविंग ब्रेड टुगेदर देन यू आर इन अ कंपनी। ठीक है, लेकिन धीरे 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 उसी वर्ड को और बेहतर लेवल पे हम लोगों ने यूज करना शुरू किया, और हमने कहा कि यार अगर ब्रेड की जगह वी कॉल इट एज अ कॉमन पर्पस। सो इफ यू आर कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस एंड दैट कॉमन पर्पस इज नथिंग बट अ बिजनेस, ठीक है, then in that case we can call this group of persons as an artificial person, and इस artificial person को नाम दिया गया company. So what is company? It is basically an artificial person where a group of persons are coming together to carry on some business. As simple as that. ठीक है, okay. अब मैंने अभी अभी आपको कहा sole proprietorship concern, एक बंदा, एक ही दिमाग, एक ही जन के पैसे, प्रॉफिट भी एक ही रखेगा। ठीक है, लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं हो रहा है। कंपनीज में मुझे जब पैसों की जरूरत है तो अगर जैसे मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं तो मैं कितना पैसा लगा पाऊंगा भाई, एक लिमिट तो होगा, है ना। तो यहां पर कंपनी के केस में आप कितना भी पैसे से बिजनेस शुरू कर सकते हो, बिकॉज यहां पर हर एक बंदा, बहुत सारे लोग
थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेके आ रहे हैं. Getting me? So there are so many different persons who are bringing money, so many different persons who will be applying their minds, and hence this togetherness is called as the company. Okay? चलो ठीक है. अब पॉइंट यह है कि हर बंदा कुछ पैसा ला रहा है, तो क्या हर बंदा अपनी मर्जी से पैसा लाएगा? जैसे पार्टनरशिप में होता है. पार्टनरशिप में आप कितना कैपिटल लाओगे, इसको लेके कोई रूल नहीं है. देयर इज नो सच रूल. आपको जितना पैसा इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो, बराबर. इट इज एवरीथिंग इज अप टू द पार्टनर्स. पार्टनर्स आपस में एग्री करके कुछ भी कर सकते हैं. तो पार्टनर ने बोला मैं ना 5 लाख दे सकता हूँ यार. बोला ठीक है यार, तू 5 लाख ला. दूसरा कहता है अरे मेरे पास बहुत पैसा, मैं ना 10 लाख देता हूँ. बोला ठीक है यार, तू 10 लाख ला. शेयरिंग में डिफरेंस कर लेंगे. तू डबल ले लेना, मैं आधा ले लूंगा. 2:1 शेयर रख लेते हैं. Getting me? तो इस तरह से आप जो कैपिटल लाते हो, ये कैपिटल अलग अलग वहां बिल्कुल हो सकता है, और इसकी वजह से भेदभाव शुरू होता है. कैसा भेदभाव शुरू होता है? भैया उसका शेयर ज्यादा होगा, इसका कम होगा. He will be having 2/3 शेयर, he will be having 1/3 शेयर. बराबर है कि नहीं? उसके अलावा और भी चीजें होते हैं, जैसे यार एक बंदे ने मेहनत किया ज्यादा तो उसको सैलरी देंगे, ऐसा ऐसा ये वो बहुत कुछ अलग अलग आपने देखा है. ठीक है. कंपनीज में यहां पर सबसे पहला इंटेंशन ये था कि भैया ये आर्टिफिशियल पर्सन बनेगा, और ये आर्टिफिशियल पर्सन के पैसे लगाने वाले जो रियल ओनर्स है, ये सबके राइट्स, पैसा, ये वो सब कुछ विल बी इक्वल. देयर शुड बी इक्विटी अमॉन्गस्ट ऑल. ठीक है. यहां पे ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए कि ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है. ठीक है. ये बंदे ने पहले शेयर्स लिए थे इसलिए स्पेशल है, इसने बाद में शेयर्स लिए थे इसलिए नहीं है. शेयर्स के दाम अलग अलग होते हैं, शायद आप लोग जानते हो. प्राइमरी जब इशू होता है तब तो कंपनी की तरफ से इशू होता है, लेकिन आप लोग ये भी जानते हो कि देयर इज ऑल्सो अ सेकेंडरी मार्केट फॉर शेयर्स. मालूम होगा आपको. प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, दोनों में क्या फर्क होता है? प्राइमरी मार्केट में when the company is releasing the shares for the first time, that is the primary market. वहां पे पैसे कंपनी की जेब में जाते हैं, जिसे हम IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर. ठीक है. दूसरा, there is also secondary market. सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक कार खरीदा किसी कंपनी से, मतलब मान के चलो होंडा का कोई एक कार खरीदा, या क्रेटा खरीदा सपोज. ठीक है. और 1-2 साल यूज करने के बाद मुझे कोई और कार खरीदने की इच्छा हो रही है, तो मैंने इसे बेच दिया. हो सकता है ना. सो बात को समझो. प्राइमरी मार्केट में जब आपने पहली बार खरीदा, पैसे उस कार ओनर के जेब में गए. ठीक है. यानी उस कंपनी के जेब में गए, होंडा के जेब में गए. लेकिन उसके बाद जब मैं उसे बेच रहा हूं, आई एम ट्रांसफरिंग माई कार टू समवन एल्स. इस बार वो मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं. सो यहां पे ऐसे ही कुछ हो रहा है. इनिशियली जब ऑफर हो रहा है, पब्लिक इशू हो रहा है, तो पैसे कंपनी की जेब में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अ शेयर होल्डर कैन डेफिनेटली ट्रांसफर द शेयर्स टू समवन एल्स. तो जब ये ट्रांसफर करता है, दैट हैपेंस थ्रू द सेकेंडरी मार्केट कॉल्ड एज द शेयर मार्केट, जहां पे पैसे उसके जेब में आएंगे. गेटिंग मी? चलो ठीक है. तो यहां एक कुछ लिखा है अपने सर, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो अलग है ना. मतलब अलग क्या है? नंबर्स, अमाउंट नहीं. आप जो बात कर रहे हो वो नंबर्स की बात कर रहे हो, अमाउंट की नहीं. ठीक है. मैं आता हूं उसमें भी. देखो, पॉइंट इज कि मैं ये शेयर मार्केट की बात क्यों कर रहा था. ये शेयर मार्केट की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि मार्केट में शेयर्स के दाम कम ज्यादा होते रहते हैं. ठीक है. तो जैसे मान के चलो हम सब ने वी स्मार्ट कंपनी के एक शेयर्स खरीदे, एक ही खरीदा. मैं नंबर्स में इक्विटी रख रहा हूं फिलहाल. ठीक है. एक ही शेयर खरीदा. देयर शुड बी अ मैचिंग कॉन्सेप्ट. हाँ, चलो. तो सबने मिलके एक शेयर खरीदे. अच्छा, ये शेयर्स में मान के चलो राकेश ने ये शेयर्स खरीदे एट रेट 100. ठीक है. देन सौरभ ने ये शेयर्स खरीदे किसी और वक्त में, मान के चलो एट रेट 125. ठीक है. देन विश्वजीत ने किसी और वक्त में ये शेयर्स खरीदा एट रेट 150. मैंने किसी और वक्त में ये शेयर्स खरीदा एट रेट 200. ठीक है.
तो हमने अलग अलग रेट पे खरीदा है, ठीक है। हमारे पास एक ही शेयर है लेकिन हमने अलग अलग प्राइस में इसे एक्वायर किया है, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में विल यू से दैट सिंस मैंने 200 में खरीदा इसलिए तुम सबके ऊपर मेरा पावर ज्यादा है यार, आई एम सुपीरियर, यू गाइस आर इंफीरियर? नो। कंपनी क्रिएशन में सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये था कि सबका जो राइट्स होगा, सबका पावर होगा, सब कुछ एकदम इक्वल लेवल पे हमें रखना है, ठीक है। सो व्हाट दे डिड इज, इन्होंने कंपनी के क्रिएशन में, कंपनीज एक्ट में ऐसा कहा कि हम सबसे पहले इस कंपनी का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। जब आपको कंपनी क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले देखोगे व्हाट इज योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। कंपनी चलाना है, मुझे ये सो एंड सो बिजनेस करना है, तो ये बिजनेस में मुझे क्या क्या खर्चे लगेंगे, कहां कहां मुझे इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसे पैसे लगेंगे, फ्यूचर में क्या एक्सपेंशन प्लान्स होगा, ये सब कुछ सोचते हुए दे विल थिंक अबाउट एन ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अलग अलग जनों के अलग अलग रिक्वायरमेंट आएंगे कि चलो भाई मेरे को अभी ना 40 करोड़ की जरूरत है, उसके बाद उतने साल बाद और 20 करोड़ लगेंगे और बाद में ना और मोटा मोटी मुझे 100 करोड़ लगेंगे, ठीक है। किसी और का कुछ और रिक्वायरमेंट होगा, कोई कहेगा कि नहीं यार 500 करोड़ का लग सकता है, नॉट इमीडिएटली, अब भी नहीं, राइट नाउ नहीं, लेकिन धीरे धीरे हौले हौले जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे मुझे इतने फंड्स की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। So what they will do is they will start a company with an authorized capital of 100 crores या 500 crores या something like that, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है, this is basically the amount that this company can raise from the general public or a group of people, प्राइवेट भी हो सकता है ना। So a group of people, हम लोग इनसे इतना पैसा उठा सकते हैं, उठाएंगे इन फ्यूचर, नॉट राइट नाउ, इन फ्यूचर वी हैव द राइट टू रेज दिस मच मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक और फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हें ये अमाउंट के साथ मार्केट में उतरना होता है, वी कॉल इट एज द ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। अब हमारे मन में ये सब बात, ये जैसे बताता हूं सबके मन में एक बात आता है, सर ऐसा ही अगर है तो फिर ऑथोराइज कैपिटल में मैं 100 करोड़ 500 करोड़ क्यों लिखूं, 1000 करोड़ लिख दो सर, एक काम करो 5000 करोड़ लिख दो, एक काम करो 20,000 करोड़ लिख दो, टेंशन ही क्या है, टेंशन है, हाँ वहां पर फीस वगैरह भी देना पड़ता ना भैया, ठीक है। अमाउंट बढ़ाओगे तो फीस भी बढ़ेगा, तो बाकी सब बातें भी रहते हैं, इसलिए वैसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो खैर आप एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक फाइलिंग करोगे, जो भी रहेगा, आपने एक कंपनी क्रिएट कर लिया। नाउ दिस कंपनी, आपने एक कैपिटल डिसाइड किया, ओके द ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी 100 करोड़, ठीक है। नाउ दिस 100 करोड़ विल नाउ बी डिवाइडेड इनटू इक्वल शेयर्स, ओके। तो इक्वल शेयर यानी वो पूरा कैपिटल को मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया एक एक पार्ट में, ठीक है। So each part may be of 100 रुपए, each part may be of 10 रुपए, each part may be of 1 रुपए, depends, आपकी मर्जी, ठीक है। So 100 करोड़ अगर मैं एक शेयर 10 रुपए का रख रहा हूं तो कितना होता भैया, मेरे को भी नहीं मालूम, एक मिनट, 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, तो इसका मतलब मैं इसे 1 मिलियन आई मीन 10 लाख शेयर्स में डिवाइड करूंगा। सो अगर मैं चाहूं, ये हमारे ऊपर है, हम लोग पहले ये डिसाइड करेंगे कि हर एक शेयर कितने का माना जाएगा, 10 रुपए का माना जाएगा, इसे हम कहेंगे फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब ये शेयर का बेसिक प्राइस क्या माना जाएगा, 10 रुपए माना जाएगा, ठीक है। सो मैंने अभी अभी आपको क्या कहा कि 100 करोड़ का अगर मैं कैपिटल रखना चाहता हूं, ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो ये मैं लोगों से कैसे रेस करूंगा, बाय गिविंग इक्वल पावर्स टू एवरीवन। तो यहां से जन्म हुआ ऑफ समथिंग कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या हुआ, इक्विटी का मतलब अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि वी विल गिव इक्वल पावर्स, इक्वल राइट्स टू एवरी सिंगल पर्सन, द ड्यूटीज विल बी इक्वल, द पावर्स विल बी इक्वल, द राइट्स विल बी इक्वल, एवरीथिंग विल बी इक्वल, ठीक है, पहला। दूसरा, शेयर का मतलब क्या हुआ, शेयर का मतलब हुआ हिस्सा, एज सिंपल एज दैट, हिस्सा। लेकिन ये हिस्सा किस चीज में है, हिस्सा इन कैपिटल। कैपिटल किसका होता है,
ओनर्स का होता है, इसलिए बाय एक्वायरिंग अ शेयर इन कैपिटल यू बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ दिस कंपनी. ठीक है, सो यू आर हैविंग अ शेयर इन द कैपिटल. यहां तक सबको समझा? इक्विटी शेयर्स. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल टिल हियर. लेट्स नॉट मूव ऑन टू सम एडवांस टॉपिक. एकदम सिंपल भाषा में शुरू कर रहे हैं हम लोग, एकदम बेसिक, एकदम कहते हैं ना गावरानी भाषा, एकदम गावटी भाषा, वैसे भाषा में हम लोग शुरू कर रहे हैं. ओके, धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाते हुए आगे जाएंगे. ओके, चलो, तो सब लोगों को शेयर्स का मतलब समझा, इक्विटी शेयर्स क्या होता है ये समझ में आया. ठीक है, लेकिन हाँ, इक्विटी शेयर्स के अलावा वी विल ऑल्सो बी लुकिंग एट अनदर काइंड ऑफ शेयर्स विच इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स. लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का भी बेसिक नेचर इक्विटी शेयर्स जैसा ही मिलता जुलता है, बस इसमें रीपेमेंट या एनुअल पेमेंट्स में कुछ अलग होता है. यानी इनको प्रेफरेंस में हम डिविडेंड देते हैं और आगे चल के रीपेमेंट में इनको प्रेफरेंस दिया जाता है. बाकी इक्विटीज की अगर मैं बात करूं, लाइफ लॉन्ग हमारे पास रहेंगे, इनको रिपेमेंट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होता. ठीक है, तो पहला हमारा रिक्वायरमेंट था कि शेयर क्या होता है ये समझना. ठीक है, अच्छा, अब मैं आ रहा हूं वापस आपके मॉड्यूल में. ठीक है, देखो यहां पे बहुत सारे अलग अलग थियरी दिया हुआ है. जैसे टाइप्स ऑफ कंपनी, दिस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड राइट नाउ, इसको थोड़ा सा हम लोग बाद में भी देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि कैसा है कि शुरुआत में काफ़ी थियरी है. मतलब पहला जो ये यूनिट है ना, ये जो पहला यूनिट है इसका, ये पहला यूनिट पूरा थियरी है. ठीक है, एक्चुअल शुरू हो रहा है यूनिट नंबर 2 से. ठीक है, वहां से ज़्यादा क्वेश्चन हमको एग्जाम में भी आते हैं. यहाँ पर तो पूरा थियरी दिया हुआ है और ये थियरी से बिलीव मी, अगर मैं अभी आपको पहले पूरा ये थियरी पढ़ाते जाऊँ सो जाएंगे आप भी मैं भी. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हम लोग ये पूरा थियरी अभी नहीं देखेंगे. हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट एरियाज को जरूर डिस्कस कर लेंगे. तो देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में वही लिखा है जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया था. ठीक है, मीनिंग ऑफ कंपनी, यहाँ पर टेक्निकल डेफिनेशंस भी दिए हुए हैं. डेफिनेशंस में से इंपॉर्टेंस तभी आता है अगर इसके ऊपर कोई थियरी क्वेश्चन पूछा जाए. ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है इंस्टीट्यूट. तो कोई भी एक डेफिनेशन जो आपको पसंद आता है, सबसे छोटा वाला जो है उसको याद करना है. ठीक है, दैट्स इट. तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करना. यहाँ पे सिर्फ एक आधा डेफिनेशन चुन के याद कर लेना और एक रीड करना. दैट्स इट, डोंट वेस्ट मच टाइम हियर. ठीक है, इसके बाद साइलेंट फीचर्स ऑफ अ कंपनी, इसको एक ब्रीफ में डिस्कस करते हैं. अगर आपको इसके बारे में मालूम है बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो अभी पता चल जाएगा, मालूम है तो रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, इसको जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देखो, पहली बात, साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी में, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कंपनी का जन्म होता है बाय इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, सो कंपनी इज अ लीगल पर्सन. गेटिंग मी? जैसे हमारा एग्जिस्टेंस होता है बाय बर्थ. ओके, तो कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है एक लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करके. ठीक है, तो कंपनी का जन्म कैसे होता है? बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय फुलफिलिंग सम लीगल रिक्वायरमेंट. ठीक है, दूसरा, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी. ठीक है, बिल्कुल कंपनी को बिल्कुल कानून की नजरों में जैसे हम हैं वैसे ही कंपनी है. ठीक है, दो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट लीगली यस इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन. इनफैक्ट आज के डेट में तो भैया बिजनेस की दुनिया की अगर मैं बात करूं तो एक इंडिविजुअल से ज्यादा कंपनी की रेपुटेशन होती है. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं. आप एक इंडिविजुअल हो. ठीक है, आपको बिजनेस के लिए लोन की जरूरत है. आप जग गए बैंक में, लोन के लिए अप्लाई किया, तो यू आर अप्लाइंग एज एन इंडिविजुअल, राइट? वहीं पे यू क्रिएटेड अ कंपनी और आपको लोन की जरूरत है, आप बैंक में गए, यू आर अप्लाइंग नाउ एज अ कंपनी. सो आप देखना यहां पर भेदभाव किया जाता है. एप्लीकेशन इंडिविजुअल का आ रहा है कि एप्लीकेशन कंपनी का आता है, तो बैंक विल प्रेफर द एप्लीकेशन ऑफ कंपनी ओवर एन इंडिविजुअल. ये होने लग गया है. क्यों? there are a number of reasons behind it. कंपनीज के ऊपर जितने नॉर्म्स है, जितने लीगल रिक्वायरमेंट्स बने हुए उतने इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं है. इंडिविजुअल्स को खुली छूट दी गई है. देयरफॉर बैंक ये समझता है कि क्योंकि इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कंपनी के ऊपर बहुत सारे हैं, इसलिए फ्रॉड के चांसेस, फ्रॉड इंडिविजुअल्स की तरफ से ज्यादा है, कंपनीज की तरफ से कम है, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कंपनी को लोन देना. ठीक है, सो खैर जो भी हो,
the reputation of company in the world of business is more than the reputation that you guys have. ठीक है? So whatever separate legal entity के लिए मैंने ये बात आपको बताया. ठीक है? Perpetual existence, हमारा तो एक लिमिटेड लाइफ होता है ना? कंपनी का कोई लिमिटेड लाइफ नहीं है. कंपनी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा. That is what is perpetual existence. शेयर होल्डर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन शेयर होल्डर चेंज होने की वजह से कंपनी चेंज नहीं हो रहा है. कंपनी रिमेन्स द सेम. हाँ, डेफिनेटली देयर विल बी सम स्पेशल सिचुएशंस लाइक ऑब्वियसली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वाइंडिंग अप, जिससे कंपनी खत्म होता है. बट एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो बी रेफरिंग टू समथिंग लाइक टेक ओवर्स. आजकल देखते हैं ना हम लोग, एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेता है. तो वहां पर भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जिससे हो सकता है कि वो कंटिन्यू हो कंपनी, हो सकता है कि वो कंपनी खत्म हो जाए और एक नया कंपनी शुरू हो जाए. ठीक है? तो अलग अलग चीजें होते हैं. खैर वो सब चीजें आप पढ़ोगे आगे, नॉट नाउ. अभी तो आप लोग बेसिक अकाउंटिंग सीख रहे हो. ठीक है? ओके. चौथा है कॉमन सील. ये पुराने जमाने वाली बात हो गई, आजकल थोड़ा इसमें चेंज आ गया है. कॉमन सील क्या है कि पहले पहले वही जैसे लीगल एंटिटी है तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में साइन करना पड़ता है ना? हम लोग लीगल ऑथेंटिकेशन कैसे देंगे? सिग्नेचर करके, है ना? तो ये सिग्नेचर के लिए पहले पहले क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगा, तो उसके लिए एक कॉमन सील बनाया जा रहा था. इट वाज जनरली अ सील. ठीक है? ये कंपनी का सील वाज ट्रीटेड एज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. ठीक है? आजकल जमाना बदल गया है, आजकल अलग अलग चीजें आ गए, दुनिया भर के पॉसिबिलिटीज हो गए. ठीक है? आप लोग भी जानते हो आजकल डिजिटल जमाना है. ठीक है? सिग्नेचर भी होता था, आजकल डिजिटल सिग्नेचर भी आने लग गए हैं. ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. बराबर. सो नाउ डेज इसमें एक अमेंडमेंट आया है. आई होप यहाँ पे लिखा हुआ है. यस, यहाँ पे लिखा है. हाँ, ये देखो. हाँ, नाउ द यूज ऑफ कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल. ठीक है? All such documents which require affixing the common seal may now instead be signed by 2 directors or 1 director and a company secretary of the company. या तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, या तो एक डायरेक्टर और कंपनी का CS, कंपनी सेक्रेटरी, ये लोग साइन करेंगे. तो that is also accepted in place of the common seal. ठीक है? So this is something important that you should remember. Then limited liability. ठीक है? हर एक बंदा जिसने एक शेयर लिया है, तो वो शेयर का एक दाम फिक्स्ड है. जैसे मैंने अभी कहा था कि एक शेयर 10 का है. ठीक है? अब एक शेयर 10 का है, you acquired 1 शेयर, तो it is not compulsory, it is not necessary कि अगर एक शेयर 10 का है तो मैं आपसे पूरे 10 एक साथ ले लूंगा. Depends. कंपनी को रिक्वायरमेंट जैसा है वो उस तरह से फंड्स उठाएगा. सो हर एक बंदा जिसने एक 10 रुपए का शेयर लेके रखा है, इससे अगर कंपनी चाहे तो हो सकता है पूरे 10 एक साथ ले, हो सकता है 5 रुपए करके 2 इंस्टॉलमेंट्स में ले, हो सकता है 2.5 रुपए करके 4 इंस्टॉलमेंट्स में ले. डिपेंड्स. ठीक है? सो अपने रिक्वायरमेंट अनुसार वो पैसा उठाएंगे. ओके? तो आपकी लाइबिलिटी क्या है? क्या आपको यहां पर भी अपने घर के बर्तन भांडे पर्दे सब बेचने पड़ जाएंगे? नहीं, यहां पर ऐसा नहीं है. यहां पर बेसिकली इफ सपोज you are liable, then you are liable only to the extent of the amount unpaid for the share. So जैसे मान के चलो एक शेयर 10 रुपए का है और मैंने एज अ कंपनी आपसे सिर्फ 2.5 रुपए लिए हैं. ठीक है? तो आपका लाइबिलिटी बाकी के 7.5 रुपए का ही है, बस, नॉट मोर देन दैट. ठीक है? सो दैट्स लिमिटेड लाइबिलिटी. उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. अब यहां पे क्या होता है, देखो, कंपनी को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी में ऐसे शेयर्स, मैंने अभी क्या कहा, 10 लाख शेयर्स. नहीं, मेरे को अगर 10 लाख शेयर्स मेरे पास रखे हुए, मान लो मैंने 10 लाख शेयर्स पब्लिक में सर्कुलेट करके रखा हुआ है. सो एज अ रिजल्ट लोग, किसी ने 10 शेयर खरीदे, किसी ने 50 खरीदे, किसी ने 100 खरीदे, किसी ने 1000 खरीदे. क्वांटिटी ऑफ शेयर्स माइट डिफर. अलग अलग जन अलग अलग तरह से शेयर्स खरीद रहे हैं. गेटिंग मी? ईच शेयर हैज 1 वोटिंग पावर, या एक राइट है, एक शेयर में एक राइट. तो अब आपके पास 2 शेयर है, तो आपके पास 2 पावर्स आ गए, 2 राइट्स आ गए, 2 वोटिंग पावर आ गए. आपने 3 शेयर्स लिए तो आपके पास 3 पावर्स आ गए,
चार चार पावर्स, पांच पांच पावर्स, 6 पावर्स, 7 पावर्स, सो डिपेंड्स. अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए, इफ यू वांट पोजीशन इन दैट कंपनी, देन यू हैव टू एक्वायर मोर शेयर्स. Getting me? Individually, every share will be treated equally, but yes, if you have 2, if you have 3, if you have 4, then definitely with number of shares, your power in the company will change. ठीक है? So as a result, there are so many different people who are acquiring shares. अलग अलग जन अलग अलग shares खरीद के रख रहे हैं. हो सकता है कि मैंने अपने पास मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर करके रखे हो, लेकिन जो पब्लिकली ट्रेड हो रहा है, हो सकता है कि अलग अलग जगह पे बहुत सारे अलग अलग शेयर्स है. सो देयर मे बी अराउंड मे बी 1 लाख शेयर होल्डर्स. अरे 1 लाख शेयर होल्डर्स क्या एक ही लोकेशन से होंगे? नहीं यार, ये तो कहीं से भी हो सकता है. आज के जमाने की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं. अब मुझे अगर डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए जनरली सारे ओनर्स को मिलना पड़ता है. तो क्या सारे पूरे ग्लोबल लेवल में सब लोग हैं, सब एक साथ इकट्ठा होकर डिसीजंस लेंगे? कैसे पॉसिबल है यार? मतलब कोरोना पीरियड में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोरोना पीरियड नहीं भी है, सब नॉर्मलाइज भी हुआ, तो भी इज इट पॉसिबल कि सबके सब एक साथ यहां पे इकट्ठा होंगे और डिसीजन लेंगे? नॉट पॉसिबल. ठीक है? सो एज अ रिजल्ट यहां पे क्या किया गया? यहां किया गया कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे ओनर्स को एक साथ मैनेजमेंट पावर्स दिए जाए. इसलिए all the owners will decide and will select a small group of persons who will be taking all the decisions related to the company. So who is the main owner? The shareholder. यही main owner है. लेकिन they will decide a small group जिसके पास मैनेज करने के पावर्स होंगे, and this small group is called as the board of directors. ठीक है? This will be called as a board of directors. I hope it is okay. So there is a difference between ownership and management. Every shareholder is owner, but every shareholder need not have the management powers. So management power is given to selected persons. Now ये भी याद रखना है कि this management power will be given to the shareholders, but not necessarily always the shareholders. ठीक है? You can always keep an employee who will manage the things. Okay? So the management powers मेनली शेयर होल्डर्स के पास रहता है, बट देयर कैन बी समवन हु इज नॉट अ शेयर होल्डर, स्टिल ही इज मैनेजिंग. मतलब मैनेजमेंट पोजीशन में नॉन शेयर होल्डर्स भी पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक है? यहां तक हुआ? उसके बाद ओके, यस. सो कंपनी इज नॉट अ सिटीजन. ठीक है? कंपनी का कोई सिटीजनशिप नहीं होता, बट कंपनी का रेसिडेंस जरूर होता है. सर क्या बोले? देखो, दो अलग अलग वर्ड है, सिटीजनशिप, रेसिडेंस. ठीक है? जैसे हम लोग भी बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स भरते हैं, तो उसमें पूछा जाता है ना, व्हाट इज योर सिटीजनशिप, नेशनैलिटी क्या है, हम लोग लिखते हैं वहां पे इंडियंस. ठीक है? सो अलग अलग जन वो जो लिखते हैं, तो वैसा इनका कोई सिटीजनशिप नहीं होता. ठीक है? हाँ, लेकिन ये रेसिडेंस इनका जरूर होता है. रेसिडेंस का मतलब वेयर डू यू रिसाइड. ठीक है? वेयर डू यू रिसाइड, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडेंस. ओके? सो इनकी रेसिडेंस के मुताबिक हम इनको अलग अलग कंपनी के फॉर्म में पुकारते हैं. इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, दैट इज बेस्ड ऑन द रेसिडेंस एंड नॉट सिटीजनशिप. सो कंपनीज डू नॉट हैव एनी सिटीजनशिप. दैट इज व्हाट यू शुड रिमेंबर. ठीक है? यस, रजिस्टर्ड ऑफिस से आप रेसिडेंस के बारे में पता करते हो, not about the citizenship. ठीक है? So they do have residence. They can be called as a resident of India, non-resident of India, but at the same time इनका कोई citizenship नहीं होता. ठीक है? Okay. Transferability of shares depend करता है. Like say for example, you can also make a private company जहाँ पे there will be restriction in the transfer of shares. लेकिन unless and until it is a private company, अगर कोई और है, public company है, तो freely you can transfer the shares. बिल्कुल ट्रांसफर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है? सो यू कैन ट्रांसफर द शेयर्स क्वाइट इजीली. देन
मेंटेनेंस ऑफ बुक्स विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट जैसा कहता है वैसा ही करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये देखना है अभी थोड़ी देर में हमें. पीरियोडिक ऑडिट, ये भी कंपनीज एक्ट का ही रिक्वायरमेंट है. कंपनीज एक्ट, मैंने अभी आपको क्या कहा कि कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं. ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, बिजनेस की दुनिया में कंपनी फॉर्म में लोगों का भरोसा बहुत है. ठीक है, मैंने अभी कहा ना, बैंक भरोसा किस पे करेगा? इंडिविजुअल पे नहीं करेगा, कंपनी पे करेगा. तो हर तरह के एंटिटी कंपनी फॉर्म में अगर बिजनेस कर रहे हो तो इस पे भरोसा ऑटोमेटिकली लोगों का बढ़ जाता है. तो ये भरोसा एवे ही नहीं बढ़ता, उसके पीछे कारण है. और वो कारण ये है कि कंपनी के ऊपर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे हुए हैं जितना किसी और के ऊपर नहीं लगा है. ठीक है, सो देयर आर n नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू कंपनी. ओके, सो पीरियोडिक ऑडिट ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि कंपनी फॉर्म में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कंपल्सरीली आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा. अगर ऐसा हुआ तो आपको कंपल्सरीली ऑडिट करवाना होगा. ठीक है, सो दीज आर द रिक्वायरमेंट. ऐसे ही चीजों की वजह से लोगों का कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बना रहता है. ठीक है, सो दैट इज अनदर रिक्वायरमेंट. ओके, ये सब हो गया. एंड last but not the least, right of access to information. As a shareholder you do have the right to access. आप कभी भी जाके पूरे इंफॉर्मेशंस को चेक कर सकते हो. हाँ, राकेश ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, सर इतना होने के बाद भी फ्रॉड कैसे होता है? फ्रॉड करने के लिए बेटा देखो कैसा होता है, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं. उसके लिए इंसान जिम्मेदार है. ठीक है, इंसान होता है इंटेलिजेंट. ओके, इंसान होते हैं इंटेलिजेंट, लेकिन वो अपने इंटेलिजेंस का बहुत बार गलत इस्तेमाल भी करते हैं. बराबर? तो भाई आप जितने चाहे कानून कायदे बना दो, जितने चाहे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दो, हम इंसान उनसे ऊपर है. तो हम हर कानून का तोड़ निकाल के कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाले करने में एक्सपर्ट है. ठीक है, तो दैट इज द रीजन, नथिंग एल्स. कानून को स्टडी करने के बाद भी हम लोग बराबर कुछ ना कुछ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल धीरूभाई अंबानी के जमाने में उन्होंने पता नहीं कितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मुंह मांगी सैलरी में अपने ऑफिस में रखा हुआ था. उनका काम क्या था? आप कानून पढ़ो और लूपहोल्स ढूंढ के निकालो. ठीक है, लूपहोल्स ढूंढ के निकालो मतलब बेसिकली कानून के दायरे में रह के, हम कानून नहीं तोड़ रहे, वी आर नॉट ब्रेकिंग द लॉ, लेकिन कानून में लूप होल्स ढूंढ के निकाल रहे हैं. यानी कहां पर ऐसा कुछ है जहां पे कुछ वीक पड़ गया, यहां पर अगर हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तो कानूनन तौर पे हम गलत नहीं है, लेकिन हमने फायदा उठा लिया. दीज आर कॉल्ड एज लूप होल्स. ठीक है, तो वही लूप होल्स ढूंढ के उसका फायदा उठाया जाए. सर फ्रॉड में सीए का भी हाथ होता है. अब इसके बारे में कोई मैं बोलूंगा नहीं. ठीक है, होता तो है, आप सीए के आंखों के सामने से सब चीजें जाता है. ठीक है, बाकी डिपेंड्स, मतलब आप साइन कर रहे हो कि नहीं. अगर आपके सामने से फ्रॉड होते हुए जा रहा है और आपने साइन कर दिया तो यस, आपका भी हाथ है उसमें. और अगर आपने उसके क्वालिफाई किया, इसे कहते हैं क्वालिफाई करना, आप रिपोर्ट जो बना रहे हो उसमें आपने लिखा कि नहीं ये ऐसा ऐसा गड़बड़ है बाबा, ये जो मैनेजमेंट है ना उन्होंने ये ऐसा ऐसा गड़बड़ करके रखा है, ये लिख के साइन किया, तो आपका हाथ नहीं है, आपने तो उसको बता दिया ना. ठीक है, खैर वो बहुत बात की बात है, अभी उतना मत सोचो, ये सब देखोगे, बहुत मजेदार दुनिया है ये सब धीरे धीरे हौले हौले सब देखोगे आप. ठीक है, लेट्स नॉट गो टू दैट राइट नाउ. ओके, अच्छा इसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनीज है, ये मैं अभी फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ, ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ. गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एक बार आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसे मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बोर होगा बहुत ज़्यादा. पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, बहुत सारे भैया. ठीक है, तो मैं उसको स्किप करके सीधा यहां आ रहा हूं. कहां आ रहा हूं? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, मैंने कहा था ना कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट आपको देखने होंगे, यहां से शुरू हो रहा है. ठीक है, सो यहां से कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट शुरू हो गया. ओके, तो कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. क्या मेंटेन करना पड़ेगा, इसके बारे में क्या कहता है देखो. एवरी कंपनी shall prepare and keep at its registered office books of accounts and other relevant books and papers
अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स यानी सारे वाउचर सब कुछ, बिल वगैरह सब कुछ, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ, नोट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इनको फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना पड़ेगा, विच गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी के कहां का अफेयर चल रहे हैं, ये हमें वहां पे लिखना। आई मीन टू से सॉरी, गलत ना समझो, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स, मतलब स्टेट ऑफ अफेयर्स वो लिखना है। आप लोग कौन सा अफेयर समझो, वो नहीं, वैसा नहीं समझना, ठीक है। इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस, ठीक है, और ऑफिसेस इफ एनी, and explain the transaction affected both at the registered office and its branches, and such books shall be kept on accrual basis. Companies Act क्या कहता है? कैश बेसिस नहीं चलेगा, you have to maintain on accrual basis and according to the double entry system of accounting. आपकी इच्छा भी हुई तो भी आप सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, डबल एंट्री सिस्टम। मेन बातें मैंने वहां पे लिख के रखे, क्या लिख के रखा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर वगैरह सब कुछ मेंटेन करना है। आपका खुद का भी ब्रांच वगैरह है तो उनका भी, जितने ऑफिसेस है उनका भी, और आपका और उन ब्रांचेस के बीच में क्या लेना देना है वो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। हर चीज रिकॉर्ड करना है। कहां रखना है? इन योर रजिस्टर्ड ऑफिस रखना है। और कौन से इंफॉर्मेशन रखना है? एवरी सच इंफॉर्मेशन, हर वो डिटेल दैट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स, ठीक है। और यहां पर अक्रूअल बेसिस कंपल्सरीली फॉलो करना होगा और डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, ठीक है। पहला हुआ ये बात। Provided further that a company may keep such books of accounts or other relevant papers in electronic mode in such manner as may be prescribed, ठीक है। सो दोस्तों ये as may be prescribed, ये जो वर्ड है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, आपको हर कानून में दिख जाएगा ये as may be prescribed, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 12th CBSE बोर्ड्स एग्जामिनेशन कैंसल्ड, ठीक है यार, कैंसिल तो कर दिया, बना दिया आपने रूल, ठीक है। लेकिन कैंसिल हुआ तो जो बच्चे उनका क्या? अरे भाई उनको मार्क्स कैसे मिलेंगे? हाउ विल यू इवैल्यूएटेड? आगे क्या होगा? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, गेटिंग दिस? सो हु विल प्रिस्क्राइब? देयर विल बी सम बॉडी, सम बोर्ड हु इज गिवन द अथॉरिटी टू डू दैट, एंड दे विल प्रिस्क्राइब कि पूरा फॉर्मेलिटी कंप्लीट कैसे होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर भी ऐसे ही है, कंपनीज एक्ट में लिख दिया कि भैया अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिकॉर्ड्स रख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज लिखने के साथ साथ उनके दिमाग में आया यार इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो, ऐसा अगर अलाउ कर दिया तब तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे यार। बहुत सारे जन बहुत कुछ कर सकते हैं, बराबर। जितना हम लोग फिजिकली मेंटेन रख के फ्रॉड नहीं किया करते थे, उससे ज्यादा फ्रॉड के चांसेस इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो गए, है ना, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आते इजीली, सबको नॉलेज नहीं रहता ना, तो ये बात मालूम है लोगों को। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो रख तो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक सेंटेंस ऐड कर दिया, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो देयर आर रूल्स टू बी मेड, मतलब नॉट टू बी मेड, बनाए हैं, ये रूल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, और वो रूल्स में अथॉरिटीज ने ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको कौन से बातों को पूरा करना होगा, ठीक है। अभी फिलहाल अगेन वी आर नॉट गोइंग टू दैट मच डिटेल, सिर्फ इतना मालूम है कि ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जा सकता है, बस इतना ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, नाउ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब मैं आ रहा हूं तो मुझे सेक्शन नंबर कोशिश करना याद रखने की, कोशिश करना। एक बात याद रखना, अगर थ्योरी क्वेश्चन आया और आपने ये सेक्शन नंबर कोट करके आंसर लिखा, इस एरिया पे अगर आया सेक्शन नंबर कोट करके आंसर लिखा, तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जो पेपर चेक करता है ना, वो जब पेपर वाद चेक करता है, वो जब सेक्शन नंबर वाद देख लेता है तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। अरे बचुआ बहुत तनिक अच्छा पढ़ के आया है, सेक्शन नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये होता है, ठीक है। सो आप चाहो तो सेक्शन नंबर लिख के आना, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात अच्छी तरह से दिमाग में रखो, अगर गलती से भी आपने सेक्शन नंबर गलत लिख दिया, ठीक है,
लिखना था 128 लिख दिया 129, लिखना था 129 लिख दिया 139, ऐसा कुछ तो भी कर दिया, तो चेक करने वाला पूरा आंसर पढ़ेगा भी नहीं, कुछ नहीं पढ़ेगा, सीधा काट देगा 0। सेक्शन नंबर गलत लिखा तो सीधा 0। तो सेक्शन नंबर का यूज इज अ रिस्क, आई विल से इट इज अ रिस्क। ये रिस्क ऐसा है कि अगर इसमें आपने सही सेक्शन नंबर कोट किया तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपने गलत कोट किया, गए पूरा 0। तो एज अ रिजल्ट सेक्शन नंबर कभी भी याद रखना, हर सब्जेक्ट के लिए मैं कॉमन बता रहा हूं, ये सेक्शन नंबर तभी कोट करना व्हेन यू आर 100% कॉन्फिडेंट। अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, डोंट राइट, सेक्शन नंबर मत लिखो, उससे मार्क्स कटते नहीं है, ठीक है। सेक्शन नंबर ना लिखने से मार्क्स कटते नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। सिर्फ इंप्रेशन जमाने के लिए किया जा सकता है। ये इंप्रेशन का क्या फायदा है सर? अब डिपेंड करता है यार, पेपर चेकर, जैसे मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पेपर देख रहा हूँ, किसी का हैंडराइटिंग बहुत ही वाहियात है, मेरे हैंडराइटिंग जैसा है, ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग देखा ना आपने कैसा है, तो मेरे हैंडराइटिंग जैसा है, पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहा है यार, 3 लिखा है कि 7 लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऐसा कुछ है, तो इंप्रेशन बहुत खराब पड़ा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 59 स्कोर कर रहा है तो शायद मैं 59 ही रहने दूंगा, किडिंग मी। लेकिन वहीं पर अगर मेरा इंप्रेशन अच्छा है तो 59 स्कोर हो रहा है, तब मुझे थोड़ा सा लगेगा ना, अरे यार बेचारा 59, एक और मार्क्स में एग्जाम्शन आ सकता है ना, हो सकता है किसी और पेपर में अगर फेल हो तो यहाँ पे एग्जाम्शन तो आ सकता है, तो यार एक काम करते हैं, इसको दे देते मार्क्स, है ना। तो कहीं ना कहीं इंप्रेशन का वो एक फर्क पड़ सकता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो व्हाटएवर, लेकिन ये भी डिपेंड करता है, हाँ, ये जरूरी नहीं होता, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ओके चलो, तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 129 of the Companies Act 2013. The financial statements shall give a true and fair view of the state of affairs of the company or companies, comply with the notified accounting standards. ठीक है, it should comply with the accounting standards and shall be in the form or forms as may be provided for different class or classes of company as prescribed in schedule या schedule, जैसा भी आपको बोलना है। कुछ लोग शेड्यूल बोलते हैं, कुछ लोग स्केड्यूल बोलते हैं, जो भी बोलना है बोलो, शेड्यूल या स्केड्यूल 3, ठीक है। तो अब हमें पूरा का पूरा ये फॉर्मेट याद रखना होगा, शेड्यूल 3 क्या कहता है, ये पूरा हमें याद रखना होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन एवरी एनुअल जनरल मीटिंग। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा टू एवरी सिंगल पर्सन, ठीक है। तो हम लोग पहले जो भी इंटरनल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं उसको समराइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी कम्युनिकेटेड इन एवरी एनुअल जनरल मीटिंग टू एवरीवन। इट इज प्रेजेंटेड टू एवरीवन। लोग आजकल तो वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं, जिसको जरूरत है वेबसाइट में जाओ देख लो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल इंक्लूड, सबसे पहले तो बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट इंक्लूड होगा, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज द केस में भी, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, ये जगह पे भी डिफरेंट है, यहां पर भी अलग है, यहां पर भी अलग है, ये सब भी अलग है, क्योंकि यहां पर प्रेजेंटेशन वाइज कुछ अलग हुआ, ठीक है। उसके अलावा any explanatory not annexed to or forming part of the documents referred to in clause 1 to subclause 4, ठीक है। कहने का मतलब देखो बात सिंपल सा है, हम लोग अक्सर जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ में बहुत कैलकुलेशंस होते हैं, तो कैलकुलेशंस के लिए हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, है ना। वर्किंग नोट बना लिया तो जो भी कचरा है वो एंड में होगा, मेन आंसर थोड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन प्यारा प्यारा सुंदर सा दिखेगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ कंपनीज के केस में भी होता है। कंपनीज के केस में जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, मतलब बैलेंस शीट, P&L, तो उसमें एक हेडिंग दिया रहेगा, दैट इज द ग्रुप हेडिंग। आप उसका अमाउंट वहां पर ऐसे ही लिखोगे। वो अमाउंट आया कैसे, उसके लिए आप एक नोट बनाओगे, वो नोट बनेगा यहां एक्सप्लेनेटरी नोट्स में। तो ये जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, यहाँ पे उन सब के इंडिविजुअल कैलकुलेशन, उसका जो भी डिटेल्स है वो एक्सप्लेनेटरी नोट्स में मिलेगा। अल्टीमेट बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल P&L को जब हम रेफर करेंगे उसमें मुझे टोटल ओवरऑल इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। चलो, provided that financial statement with respect to one person company, small company and dormant company may not include the cash flow statement. इन लोगों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में एग्जेम्पशन दिया गया है,
ठीक है, ये सबको हाईलाइट करके रखना साथ में मेरे साथ, ठीक है। ये सबको हाईलाइट करने का इंटेंशन एक ही है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आए नहीं, हो सकता है कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, है ना, मालूम है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, कभी कभी एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते रहता है। आजकल ट्रू एंड फॉल्स ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यू आजकल ज़्यादा चल रहा है, लेकिन लेट मी टेल यू विथ माई एक्सपीरियंस, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग आज मानो ना मानो, इंटर या फाइनल तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को भी ये बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग जनरली एक पेपर पैटर्न डिस्कस जरूर करते हैं जिसका हमें आइडिया होना चाहिए, लेकिन हाँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट अपने मर्जी से पेपर पैटर्न भी बदल देता है, ठीक है, ये बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, वेटेज है, हर एक चैप्टर को लेके वेटेज है, इतने इतने मार्क्स के आने चाहिए, ऐसा बार बार देखा गया है कि वो वेटेज अनुसार इंस्टीट्यूट नहीं पूछता है, वेटेज कभी बढ़ा देता है कभी कम कर देता है, ठीक है। तो भैया इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, ये बात दिमाग में रखते हुए तैयारी करना, ठीक है। हाँ, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर हमसे पूछे जाए तो वहां पर इस तरह के पॉइंट्स पे वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारा अक्सर ऐसे बातों पे ध्यान नहीं जाता। देखो ये सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद हम सीधा अगले पैरा में जंप कर जाते हैं, ये जो नीचे जो प्रोविजो लिखा हुआ था इस पे ध्यान नहीं जाता हमारा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को इंस्टीट्यूट ढूंढता है और इन्हीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है, हाईलाइट करके रखो, काम में आ सकता है आगे चल के। ओके, तो ये तो है। अब इसके अलावा कुछ स्पेशल लोगों के लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स भी है, जैसे नॉर्मली स्पीकिंग कंपनीज के लिए क्या होगा, ये तो हम लोग शेड्यूल 3 के मुताबिक आगे बढ़ेंगे या शेड्यूल 3 के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग कंपनीज के केस के अलग अलग फॉर्मेलिटीज भी होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग तरह से आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग तरह से रखोगे, बैंकिंग कंपनी के लिए अलग रखोगे, कंपनी एंगेज इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए अलग रखोगे, इन सब के लिए अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। तो उनके खुद के भी स्पेसिफिक एक्ट होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए होते हैं, तो वो एक्ट के मुताबिक जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा आपको पूरा करना होगा। जैसे किसी एक्ट में लिखा है कि भैया फॉर कॉन्टिजेंसीज आप लोगों ने इतना इतना रिजर्व मेंटेन करना है, ठीक है, तो आपको वो रिजर्व मेंटेन करना होगा, दैट इज रिक्वायर्ड बाय दैट लॉ। गेटिंग मी? ओके, बाकी सब के लिए वी हैव टू रेफर द नॉर्मल शेड्यूल 3। ओके ओके, लास्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। क्या है यहां पे? As per section 129 of the Companies Act, it is mandatory to comply with the accounting standards notified by the central government from time to time, ठीक है। सो कंपनीज की जब मैं बात करता हूं ना, हम लोग जैसे एएस में पढ़ते हैं ना, एएस एंड इंड एएस के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा शायद से एटलीस्ट, ठीक है। आई नो कि आपको ये आपका वो थियरी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, वी विल बी कमिंग टू इट, लेकिन एएस एंड इंड एएस आपको एक हल्का सा अगर डिफरेंस बताओ तो डिफरेंस ऐसा है कि जैसे आज के जमाने में आप लोग क्या देख रहे हो कि बिजनेस एक्सपांशन बहुत अलग लेवल पे हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे हो रहा है। कहने का मतलब पहले में अपने गली में कंपटीशन होते थे लोगों के, फिर थोड़ा सा एक्सपांड हुआ, बिजनेस बढ़ा तो चलो अपने शहर में कंपटीशन होने लगा, और थोड़ा एक्सपांड हुआ तो चलो अपने स्टेट में कंपटीशन होने लगा, फिर उसके बाद नेशनल लेवल कंपटीशन होने लगा। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में आपका कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। अरे भाई आपने सैनिटाइजर्स बनाए, सपोज यू आर मेकिंग सैनिटाइजर्स, या आपने कोई स्पेशल मास्क बनाया N95 N99, देयर आर सो मेनी डिफरेंट पर्संस जो लोग आगे उतर आए इसमें, ठीक है। तो आप लोग उसे Amazon में लिस्ट करवा दो, Amazon में अगर लिस्ट करवा रहे हो तो यू आर कंपीटिंग एट द ग्लोबल लेवल। बात समझ में आ रहा है? सो ऐसे जो आज के जमाने में ऑनलाइन जमाना आ गया है, इसके लिए यू हैव रीच्ड ऑलरेडी द ग्लोबल लेवल, योर रीच इज वेरी गुड, ठीक है। तो दोस्तों आपका कंपटीशन अगर ग्लोबल लेवल पे है तो दोस्तों आपके बिजनेस में किसी ने पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? क्रेडिटर्स, बैंकर्स, दे विल बी कंपेयरिंग योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स विद द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ योर कंपीटिटर्स हु कैन बी एनीवेयर सिटिंग इन द वर्ल्ड, है ना। सो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि इफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज गेटिंग कंपेयर्ड टू एनीवन हु इज सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, देन ये दोनों मैचिंग लेवल पे होने चाहिए, बराबर।
तो मैचिंग लेवल पे लाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज. ओके, तो एज अ रिजल्ट कैलकुलेशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज, इन सब में यूनिफॉर्म एकदम हार्मोनाइजेशन मेंटेन करना जरूरी हो गया है. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट पीपल फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ अ कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच विल बी एप्लीकेबल एट अ ग्लोबल लेवल पे, नॉट जस्ट नेशनल लेवल. नेशनल लेवल पे आप कानून कायदे जरूर बनाते हो. जैसे हमारे देश में भी हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना के रखे. इफ यू गो टू यूएस यू विल फाइंड देयर यूएस गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यूएस गैप, दैट इज नेशनल लेवल. वो लोकल लेवल वहां पर वो आप लगा सकते हो. और कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं, छोटे मोटे कंट्रीज होते हैं जो उतना अपना दिमाग नहीं लगाते, वो ना सीधा सीधा कॉपी कर लेते हैं. तो यू विल फाइंड कंट्रीज जो क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं हमारे अकाउंटिंग के लिए ना हम यूएस गैप फॉलो करते हैं. डिपेंड्स, आपकी मर्जी, आपको जो फॉलो करना है करो. ठीक है, लेकिन जब ग्लोबल लेवल बात आई तो ग्लोबल लेवल में लोगों ने मिलके कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने का डिसाइड किया, जिसके लिए जन्म हुआ ऑफ आईएफआरएस. ओके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस. ठीक है, तो आईएफआरएस ग्लोबल लेवल ट्रांजैक्शंस में हार्मोनाइजेशन लाने के लिए किया गया. दिस वाज मेनली फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. ठीक है, चलो ठीक है. अब ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आईएफआरएस तो बना, लेकिन आईएफआरएस वाज अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन. तो अब नेशन वाइज, मतलब कंट्री वाइज, आपको एक चॉइस दिया गया. कैसा चॉइस? या तो आप आईएफआरएस अडॉप्ट कर लो एज इट इज, जैसा आईएफआरएस हमने बनाया आप उसी को फॉलो करो. ठीक है, दैट इज मेड फॉर एवरीवन. और अगर आप चाहो तो अपने खुद के कानून बनाओ, लेकिन आईएफआरएस से मैच करते हुए, उससे हटके नहीं. ठीक है, सो कुछ कंट्रीज ने आईएफआरएस एज इट इज अडॉप्ट कर लिया और कुछ लोगों ने अपने हिसाब से कुछ अलग बनाया, लेकिन नॉट डिफरेंट, इट इज इन लाइन ऑफ आईएफआरएस. तो यहां से जन्म होता है इंड एएस का. ठीक है, सो इंड एएस जो आप पढ़ रहे हो, this is basically with reference to the IFRS. Kidding me? अब मैं जब ग्लोबल लेवल बिजनेस की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं, ये सब चीजें बात कर रहा हूं, मोस्टली इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी. ठीक है, तो यहां पर भी इन्होंने यही रिक्वायरमेंट टिके रखा है कि भाई ये जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इनको कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं, ये बात देख लेना बहुत जरूरी है. यू शुड कंप्लाई विद देम. ठीक है, तो एक बात तो तय हो गया कि भैया हम प्रेफरेंस दे रहे हैं टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कह रहा है उसके मुताबिक ही हमें आगे बढ़ना है. ठीक है, चलो ठीक है, ये बात हो गया. उसके बाद शेड्यूल 3, as per section 129 of the Companies Act 2013, financial statement shall give a true and fair view of the state of affairs of the company or companies and comply with the accounting standard notified under section 133 and shall be in on forms as may be provided for different class or classes of the company in schedule 3 under the act. ये अभी नहीं समझेगा, बिना दो इसको. ठीक है, यस. सो ये हो गया बेसिक पार्ट हमारा खत्म. इसके बाद जो दिया है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट and the income statement and everything. तो देखो यहाँ पर ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ है, this is basically the balance sheet that is made, and after that the notes कैसे आएंगे? So दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आएगा शेयर कैपिटल, यहाँ नजर आ रहा है शेयर कैपिटल अंडर द कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स. ठीक है, सॉरी. और वो शेयर कैपिटल में क्या क्या आएंगे वो हमें यहाँ पे लिस्ट मुझे एक अलग से एक बनाना पड़ेगा. तो आई हैव टू मेंशन अबाउट द चेंजेस इन द शेयर कैपिटल, तो वो अलग से बनाया जाएगा. ठीक है, फिर शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स में क्या क्या आएगा, ये पूरा लिस्ट हमें यहाँ पे एक एक करके पढ़ने में समझ में आएगा. मैं इस पार्ट को फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूं. ठीक है, हमें जो मेनली पूछा जाता है मैं उस एरिया से अब पहले शुरू कर रहा हूं. ठीक है, ये पहला चैप्टर यहां पे हमारा खत्म होता है, यहां तक ही रहता है पहला चैप्टर. मेरा पहला यूनिट एक्चुअली मैं अब शुरू करूंगा विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया, एंड दैट इज इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया. तो मैं यहां से शुरू करूंगा. ठीक है, वो जो फॉर्मेट है वो जस्ट एक याद रखने लायक चीज है, उसमें हम लौट के आएंगे बाद में. पहले इसको देखते हैं. ठीक है,
क्या है कि थियरी पढ़ते रह जाएंगे, सिर्फ याद रखने लायक चीज़ें पढ़ते रह जाएंगे तो सो जाएंगे। इसलिए ऐसे चीज़ें करते हैं जहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़े। कैलकुलेटर बेचारा काफ़ी देर से बोल रहा है, बोर हो रहा है यार, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू मी टू यूज़, कुछ कैलकुलेशंस करो ऐसा बोल रहा है, तो आ जाता है कुछ कैलकुलेशंस वाले एरिया में, ठीक है। ओके, सो इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, वन बाय वन लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट्स भी है, बहुत कुछ है, एक एक करके सब कुछ हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। सो दोस्तों, मैंने आपको शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ दिस शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एक एक करके पहले इनका एक डिस्कशन करते हैं, थियरी डिस्कशन। अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। Authorized share capital is something that you have decided in advance. The overall share capital, overall funds that you want to raise from everyone. ठीक है? Overall within the lifetime of the company आप in total कितना पैसा रेज कर सकते हो? That is what is the authorized share capital. इसका मतलब ये नहीं कि आपने रेज किया. Authorized share capital just tells us कि कितना रेज किया जा सकता है. मैं 100 करोड़ रेज कर सकता हूं, मतलब मैंने 100 करोड़ उठाए नहीं, मैं कितना रेस करूंगा दैट डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। यस, एक मिनट राकेश, मैं पहले वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, नहीं तो आवाज नहीं आएगा। ये क्या हो रहा है कि मैं वॉल्यूम अगर नहीं कम करके रखता हूं, क्योंकि अदरवाइज इको आता है, ठीक है। तो आप लोग कुछ बोलते हो तो मुझे एकदम से समझ में नहीं आता। ओके, चलो मैं, राकेश, यस टेल मी, क्या कहना चाहते हो आप? आरओसी नहीं, हम लोग डिसाइड करते हैं, वो आरओसी सिर्फ ऑथराइज करता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए कुछ अलग फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो फॉर्मेलिटीज पूरा करके बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। ओके, चलो बढ़े आगे। ओके, तो अब देखो, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, अच्छा मैं वॉल्यूम कम कर देता हूं, अदरवाइज इको आएगा। आज थियरी काफी हो गया, इसलिए ब्रेक की जरूरत पड़ रही है सब लोगों को। हाँ, अभी क्लास वैसे ज्यादा देर का तो बचा नहीं है। हाँ, थियरी ज़्यादा हो गया, आई अंडरस्टैंड दैट। आज थियरी हो गया, थियरी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बोर मारता है, बराबर है, समझ में आता है मुझे। लेकिन अभी थोड़ा प्रैक्टिकल है, एक्चुअली टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, हम लोग 9:30 तक कंटिन्यू कर रहे हैं, 9:12 हुआ है, तो अभी ब्रेक दूँ कि नहीं दूँ, मैं वही सोच रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी वही लगता है, मतलब एक काम करते हैं और 5-10 मिनट कंटिन्यू करके मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स में कंटिन्यू करके छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। चलो, सो एक छोटा सा बात डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग यहां पर, मैं लिख देता हूं ऑथराइज्ड। सो आई एम ऑथराइज्ड टू इशू 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ के शेयर्स हम इशू कर सकते हैं, बराबर लिखा ना बाबा। ये लड्डू में गड़बड़ हो जाता है, वैसे भी आजकल लोगों ने बोला है कि मेरे को डाइट करना ज़रूरी है, तो मैं डाइटिंग शुरू कर रहा हूँ, तो हो सकता है एक आधा लड्डू छोड़ दूँ वहाँ पे। दैट वाज अ जोक। ओके, चलो देखो ज़रा कितना हुआ, 100 करोड़ हुआ ना, बराबर। हाँ, ओके, चलो ठीक है। तो ये हुआ मेरा ऑथराइज कैपिटल, इतना पैसा हम टोटल रेस कर सकते हैं। मान लो पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक से इतना पैसा हम उठाने का पावर रखते हैं, आई मीन पावर रखते हैं, ठीक है। ओके, ये हुआ। अब मैं जितना चाहता हूं उतने पैसे लोगों से क्लेम करूंगा, रेज करूंगा, ठीक है। तो देखो, मान के चलो मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं इनटू शेयर्स। शेयर, एक एक शेयर ऑफ 10 ईच, मान लो 10 ईच के शेयर है, ठीक है। तो 100 करोड़
100 करोड़ लिखा ना, हाँ, डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हो गया, 1 करोड़, सॉरी 10 करोड़, ठीक है। सो 10 करोड़ शेयर्स है हमारे पास ऑफ 10 ईच, ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, ये तो लाइफ टाइम के लिए ना यार, फिलहाल इतने नहीं चाहिए। फिलहाल कितना चाहिए, फिलहाल काम करते सर 10 करोड़ में काम हो जाएगा मेरा, 10 करोड़ चाहिए, ठीक है। 100 करोड़ टोटल था, 10 करोड़ चाहिए, तो एज अ रिजल्ट हम लोग इशू करेंगे, इशूड, ठीक है। We will issue out of this, how much is the requirement, 10 crores ना, so I will issue 10 lakh, 10 crore के shares, अरे I will issue 10 crore के shares, बराबर लिखा ना, सॉरी हाँ 10 crores के shares of रुपीज 10 ईच, है ना, यानी मैं कितने शेयर्स इशू करूंगा, 1 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये मैं पब्लिक के सामने ले जाऊंगा कि भैया ये इतने शेयर्स अवेलेबल है, हमारे कंपनी के इतने शेयर्स अवेलेबल है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपके पास कितना पैसा है, आप हमारे कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहते हो कि नहीं, आप हमारे कंपनी के ओनर बनने चाहते हो कि नहीं, तो आपके ऊपर है। तो दिस इज कॉल्ड एज इशू। तो कंपनी ने इशू किया, अब अलग अलग लोग अपने अपने हैसियत के मुताबिक शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहां पे इन टोटल मैंने 1 करोड़ शेयर्स के लिए इनविटेशन टू ऑफर देके रखा हुआ है। तो अब अलग अलग जन ऑफर करेंगे। कैसे ऑफर करेंगे, कोई कहेगा कि मुझे 1000 शेयर चाहिए, कोई बोलेगा मुझे 2000 शेयर चाहिए, कोई कहेगा कि मुझे 500 शेयर चाहिए, कोई कहेगा मुझे 10,000 शेयर चाहिए, डिपेंड्स। अलग अलग जन के एप्लीकेशंस मेरे पास अब आएंगे, ठीक है। क्या अब मेरे पास आएंगे एप्लीकेशंस, ठीक है। प्लीज नोट, व्हेन आई इशू इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, एंड व्हेन द शेयर होल्डर, मतलब नॉट शेयर होल्डर, आई वोंट से दैट एज द शेयर होल्डर, इन्वेस्टर कह देता हूं, तो जो लोग पैसा लगाएंगे यानी अप्लाई करेंगे, वो लोगों को मैं कहूंगा दैट दे आर मेकिंग एन ऑफर। उनको शेयर्स देना कि नहीं, ये डिसीजन मेरा है, ठीक है। तो चलो भैया, हमने यहां पे ये समझ लिया कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, ठीक है। इशूड कैपिटल में कुछ और भी बातें हैं जिसमें हम लोग धीरे धीरे हौले हौले आएंगे, नॉट राइट नाउ, ठीक है। ओके, ये मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूं, हाँ, उसमें आऊंगा बाद में। ओके, तो दोस्तों इशूड कैपिटल समझ गए, तो अनइशूड कैपिटल भी समझ में आ गया होगा। देखो यार, यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि टोटल 10 करोड़ शेयर्स है, जिसमें से मैंने 1 करोड़ शेयर्स ही इशू किए हैं, यानी मेरे पास 9 करोड़ शेयर्स और रखे हुए 10 रुपए वाले, ठीक है, तो वो हो गया अनइशूड, सिंपल, ठीक है। ओके, इसके बाद सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सब्सक्राइब शेयर कैपिटल? अब मैंने पब्लिक के पास गया, मैंने बोला कि मेरे पास 1 करोड़ शेयर्स है, 10 रुपए 10 रुपए के, 1 करोड़ शेयर 10 रुपए के, 1 करोड़ शेयर 10 रुपए के, गए ठेला लेके, आई मीन ठेला लेके मतलब ऐसे ही बोल रहे सब लोगों से, हमको ना पैसा चाहिए, 1 करोड़ के शेयर्स है, 1 करोड़ शेयर्स है 10 रुपए वाले, ठीक है, चलो अप्लाई करो अप्लाई करो। अब पॉइंट ये है कि हो सकता है कि मेरे पास एप्लीकेशन आए फॉर मे बी 90 लाख शेयर्स, ठीक है। हो सकता है मेरे पास एप्लीकेशन बिल्कुल पूरे 1 करोड़ शेयर्स के लिए आ जाए। यह भी हो सकता है कि मेरे पास एप्लीकेशन 1 करोड़ 25 लाख शेयर्स के लिए आए। ये नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अलग अलग लोगों ने सबने मिला जुला के जो मेरे पास एप्लीकेशंस भेजे हैं, वो इतने इतने अलग अलग शेयर्स के लिए हो सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एप्लीकेशंस कम के लिए आए, हम इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर बराबर उतने ही आए तो वी से दैट इट इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ठीक है। ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए तो हम इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है।
अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल्ली सब्सक्राइब्ड या ओवर सब्सक्रिप्शन. सो बेसिकली जितने के भी एप्लीकेशन आए और उसके मुताबिक मैं उन्हें कंसिडर करके उनको शेयर होल्डर का दर्जा दे रहा हूं. अब तक आप शेयर होल्डर नहीं थे, अब तक आपने सिर्फ अप्लाई किया था, यू वर जस्ट एन एप्लीकेंट. मैं जब आपको एक्चुअल में एग्री करके शेयर्स इशू करूंगा तब जाके यू विल बिकम अ शेयर होल्डर. ठीक है, तो ये जितने के शेयर्स मेरे पास अप्लाई हुए और मैंने उनको अप्रूव किया, इनको हम कहते हैं एज माई सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अगर मैं इसी को 10 रुपए यानी उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो पता चलता है दिस इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ठीक है, चलो ठीक है भैया, ये समझ में आ गया कि सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है. लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक शेयर 10 रुपए का है और मैंने आपको मान लो 1 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं, तो सब्सक्राइब मान लो पूरे के एप्लीकेशंस भी आ गए, तो 1 करोड़ इंटू 10 करोड़ इज द सब्सक्राइब कैपिटल. ठीक है, बट द पॉइंट इज कि अगेन आई मे नॉट टेक दिस फुल मनी इन वन गो. मेरे पास चॉइस है कि मैं इस पैसे को इंस्टॉलमेंट्स में भी आपसे उठा सकता हूं, मेरी मर्जी. मेरे को जैसा जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा वैसा उठाऊंगा. ठीक है, 10 करोड़ शेयर्स मैंने आपको 1 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू करके रखे हुए. अब मैं हर एक शेयर पे 10-10 रुपए एक साथ भी ले सकता हूं, 5-5 रुपए करके भी ले सकता हूं, 2.5 रुपए भी करके भी ले सकता हूं, डिपेंड्स. सो आई माइट टेक द फुल मनी, आई मे नॉट टेक इट, आई माइट टेक इट इन इंस्टॉलमेंट्स, पॉसिबल है. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल is not the actual capital. Please try to understand this. This is not the actual share capital. What is the actual capital is what is the money received. तो यहां पर अगला जो आ रहा है, what is that? That is the called up share capital. Called up का मतलब होता है कि कितना पैसा मांगा. Subscribe capital का मतलब होता है कितना मांगा जा सकता है. Called up का मतलब कितना पैसा मांगा. तो हर एक शेयर अगर 10 रुपए का है, ठीक है, तो मैं सब्सक्राइब कैपिटल 10 रुपए का ही कहूंगा. लेकिन अगर मैंने 10 रुपए के बदले में पूरे 10 रुपए मांग लिए तो मैं कहूंगा कि कॉल्ड अप अमाउंट इज ऑल्सो 10. बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक शेयर 10 रुपए का है, सब्सक्राइब्ड अमाउंट इज 10, बट आई एम कॉलिंग से ओनली 5. सो द सब्सक्राइब्ड अमाउंट इज 10 बट द कॉल्ड अप अमाउंट इज 5. बात समझ में आ रहा है? यहां पर दोस्तों एक बात को जरा समझने की कोशिश करो आप लोग. ये कंपनी है, मान लो वी स्मार्ट कंपनी, ठीक है, ये हमारी कंपनी है, और एक अलग पर्सन है. ठीक है, ये कोई एक बंदा है जिसने हमारे कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया. ठीक है, तो भैया यहां से मेरे पास अगर कुछ आ रहा है, कंपनी के पास अगर कुछ आ रहा है, सो भैया डुअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री, मुझे भी बदले में इसको कुछ देना है. ठीक है, या तो मैंने कुछ दे दिया और अगर नहीं दिया तो आई हैव टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्लिगेशन. गेटिंग मी? मेरे पास पैसा आया ना, बदले में मैंने अगर कुछ दे दिया, बल्ले बल्ले. नहीं दिया तो आई हैव टू रिकॉग्नाइज माय ऑब्लिगेशन कि भैया देना है. गेटिंग मी? तो यही बात यहां पे मुझे ध्यान में रखना है. देखो, पॉइंट इज कि मैं अपना ऑब्लिगेशन कितने से रिकॉर्ड करूंगा. वी आर डूइंग द अकाउंटिंग फॉर द कंपनी. ठीक है, सो कंपनी इमीडिएटली शेयर होल्डर को तो कुछ दे नहीं रहा. सो कंपनी को अपना ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करना होता है टुवर्ड्स एवरी सच इन्वेस्टर. ठीक है, तो कंपनी कितना ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करेगा? पूरा रिकॉग्नाइज करेगा क्या? नहीं यार, जितना पैसा इनके पास से आया उतना ही ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करेंगे. कहना है सो? तो भैया मैंने इनसे कहा कि आपसे मैं टोटल 10 उठा सकता हूं. सब्सक्राइब्ड है, एक शेयर 10 रुपए का है, हर एक शेयर के लिए मैं 10-10 रुपए करके आपसे उठा सकता हूं. ठीक है, लेकिन मेरे को इमीडिएटली नहीं चाहिए, मेरे को अभी ना फिलहाल 5 ही रुपए चाहिए. तो इसके पास से मेरे पास कितना आया? 5 ही रुपए, पूरे 10 तो आए नहीं. तो एज अ रिजल्ट मैं अपना ऑब्लिगेशन कितने का रिकॉग्नाइज करूंगा? 5 रुपए का ही करूंगा, 10 रुपए का नहीं करूंगा. गेटिंग मी? सो व्हेन यू टेक द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल को जब आप टोटल में काउंट करोगे, वो टोटल में आपका लाइबिलिटी 10 नहीं 5 माना जाएगा. गेटिंग मी? सो
इट इज पॉसिबल दैट द सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज फुल 10 करोड़, लेकिन उसमें से मैंने पूरा पैसा मांगा नहीं है, मैंने जितना पैसा मांगा उतना ही कंपनी का ऑब्लिगेशन बनता है, और इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, ये कॉल्ड अप कैपिटल का इंपॉर्टेंस स्पेशली तब आता है व्हेन द कंपनी कॉल्स द मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। कॉल्स मनी मतलब ये पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस। कोई दिक्कत, समझ रहे हो सब लोग, एवरीवन? ओके, बस खत्म कर रहा हूं अभी, टेंशन मत लो। अच्छा, ये जो कॉल किया उसमें से भी कुछ लोग ईमानदारी से पैसे देते। मैंने बोला 5 रुपए दे, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ ये ले 5 रुपए, क्या 5 रुपए मांग रहे, ये ले 5 ले, ये ले, तू एक काम कर, तू पूरे 10 ही रख। ठीक है, तो होते हैं यार कुछ लोग दिलदार, पैसे दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं 5 रुपए, अच्छा देता हूँ ना, कल देता हूँ, टेंशन नहीं लेने का, परसों तक दे दूंगा, ठीक है 10 दिन में मिलता हूँ। किडिंग मी? तो ऐसे भी होते हैं यार, कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ पैसे नहीं मिलते, होता है ना। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे ये देखना होगा कि कितने पैसे मिले और कितने नहीं मिले। यहां से मुझे पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कितने पैसे मिल गए और कितने पैसे मिलने बाकी है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो जितने पैसे मिल गए उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल, जितने पैसे मिलने बाकी है उसे कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स, मिलने बाकी है। ठीक है, और वहीं पे अगर कोई अभी बताया ना कि मैं 5 रुपए मांगने का, ओ यार तू 5 रुपए मांग रहा है, तू 10 ले। ठीक है, ज्यादा भी दे देते कुछ लोग, अगर ज्यादा दे दिया तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, सो दिस इज समथिंग। एंड रिजर्व कैपिटल इज समथिंग बेसिकली रिजर्व कैपिटल, कैप्टन रिजर्व, जो यूज किया जाएगा एट अ टाइम ऑफ वाइंड अप, जब कंपनी वाइंड अप होगा तब काम में आएगा। ठीक है, तो दैट इज रिजर्व कैपिटल। इस पे क्वेश्चन आता है कई बार, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस क्या है, लेकिन अभी रहने देते हैं। इस चीज को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, नॉट राइट नाउ। कल हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द जर्नल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलो आज थेरी बहुत हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग। ओके, नाउ दिस थेरी वाज इंपॉर्टेंट दो। ओके, सो प्लीज एक बार इसको पढ़ भी लेना आज दिन भर में, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, हाँ कल का टाइम तो दोस्तों जैसा हमारा डिसाइड हुआ, फिर 8 बजे चलेगा। कल से मैं टाइम को 8 बजे कर दे रहा हूं। इज इट ओके फॉर एवरीवन? 8 to 10? 7:30 इज टू अर्ली फॉर मेनी, सो 8 to 10 कर देते हैं। ठीक है, चलो तो कल सी यू ऑल एट 8। बेटा अभी देखो धीरे धीरे ये अभी ऑनलाइन जो चल रहा है उसमें अभी देखते हैं क्या क्या कैसा कैसा होता है। बाकी मैं पढ़ाता सभी जगह पे हूँ, बट स्टिल लेट्स सी कैसा होता है ऑनलाइन में। ठीक है, या वेलकम वेलकम बेटा। गुड डे बेटा। मेरा पेन ड्राइव की जगह यूट्यूब में ही अवेलेबल कर दे रहे हैं। एक्चुअली यूट्यूब में दिस इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू, जिन्होंने भी पेन ड्राइव बाई किया सबको ये यूट्यूब के थ्रू मिल जा रहा है। इजी पड़ेगा ना, पेन ड्राइव वगैरह के झमेले से ये इजी पड़ जाएगा, इजी एक्सेस।